Brought to you by Biz Analyst by Khata Book. नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। एक मशीन है जिसे अमेरिका में बैकहो कहते हैं, रूस में एक्सवेटर लोडर, यूरोप में बैकहो लोडर के नाम से इसे जाना जाता है। किसी किसी देश में लेमैन की भाषा में डिगर भी कहलाता है। खैर, नाम में क्या रखा है, गुलाब का नाम पुलाव रख देने से उसे पूरा का पूरा खाया थोड़ी जाएगा, काम तो एक ही होगा। तो हिंदुस्तान में इसे अलग नाम से जानते हैं, जेसीबी मशीन। अब ये जेसीबी मशीन क्या करती है और क्यों इसे कई दफ़ा लोग बुलडोज़र भी कहते हैं? इसकी वजह है क्योंकि आज दिन भर से जेसीबी ही टीवी और सोशल मीडिया की खबरों में है। कोई पहला रोज़ नहीं है ऐसा, लेकिन वक्त के साथ इसका इस्तेमाल बदल गया है, तो मशीन का ये नामकरण भी नए नाम के साथ परिचित हो गया है। राजनीति के रंग ने इसे बुलडोज़र के नाम से विख्यात और कुख्यात दोनों किया। विख्यात तब हुआ जब माफियाओं की अवैध कब्जे वाली ज़मीनों पर कार्रवाई हुई, और कुख्यात तब हुआ जब मजलूमों पर चला, किसी विकलांग की दुकान पर चला या किसी पीएम आवास योजना के घर को गिराने के लिए। आज क्या हुआ, विख्यात या कुख्यात? ग्राउंड रिपोर्टिंग के जरिए बड़ी खबर में आज हम दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुई कार्रवाई के सभी पहलुओं पर विस्तार से बात करेंगे। बात रमन की भी होगी, रहीमा की भी, और मंदिर मस्जिद की तो बात होगी ही, क्योंकि ये मेरे देश का प्रिय शगल हो रखा है आजकल। लेकिन शो में सबसे पहले सुर्खियां। 10 मार्च को 5 राज्यों के चुनाव नतीजे आए थे। 5 राज्यों में से एक राज्य पंजाब में आम आदमी पार्टी ने प्रचंड बहुमत हासिल किया था। पंजाब में जीत के साथ किसी पूर्ण राज्य में आपने पहली बार सरकार बनाई, यानी पुलिस प्रशासन पर पूरा अधिकार। वो पुलिस जो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के पास नहीं है, लेकिन पंजाब में भगवंत मान के पास है। अब इसी पंजाब पुलिस को लेकर विपक्षी केजरीवाल को घेर रहे हैं। आरोप है कि केजरीवाल अपने विरोधियों को पंजाब पुलिस का डर दिखा रहे हैं। इस आरोप के पीछे हैं आज के कुछ घटनाक्रम, जिन्हें आप में नेता रहे और कवि कुमार विश्वास के साथ अलका लांबा ने भी ट्वीट कर शेयर किया। आज सुबह 8:39 पर कुमार विश्वास ने पंजाब पुलिस की तस्वीरों को ट्वीट कर लिखा, सुबह सुबह पंजाब पुलिस द्वार पर पधारी है। एक समय मेरे द्वारा ही पार्टी में शामिल कराए गए भगवंत को आगाह कर रहा हूं कि तुम दिल्ली में बैठे जिस आदमी को पंजाब के लोगों की दी हुई ताकत से खेलने दे रहे हो, वो एक दिन तुम्हें और पंजाब को भी धोखा देगा। देश मेरी चेतावनी याद रखे। ट्वीट के बाद खबरें आई कि कुमार विश्वास के ऊपर केजरीवाल पर की गई खालिस्तान वाली टिप्पणी को लेकर केस दर्ज किया गया है। इसके बाद अलका लांबा ने भी दोपहर में कहा कि हमारे यहाँ भी पंजाब पुलिस आ गई, नोटिस चस्पा कर गई। अगली सुर्खी, अब दिल्ली में अगर आप बिना मास्क के पाए जाते हैं तो 500 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। आज दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी डीडीएमए की बैठक में ये फैसला लिया गया। इस बैठक में उपराज्यपाल अनिल बैजल, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी मौजूद रहे। फिलहाल दिल्ली में स्कूल कॉलेज की बंदी को लेकर फैसला नहीं हुआ है। स्कूल के लिए एक्सपर्ट से बात करके एसओपी जारी की जाएगी, ये कहा गया। दूसरी तरफ देश में कोरोना के मामले बढ़ते नजर आए। पिछले 24 घंटे में 2067 नए मामले और कोरोना से 40 लोगों की मौत भी इसी दरमियान। अगली सुर्खी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह राज्य गुजरात से, जहां वो इन दिनों अपने 3 दिवसीय दौरे पर हैं। आज दौरे का तीसरा और आखिरी दिन था। प्रधानमंत्री ने ग्लोबल आयुष एंड इनोवेशन समिट का उद्घाटन किया। इस मौके पर उनके साथ डब्ल्यूएचओ के डायरेक्टर डॉक्टर टेड्रोस भी मौजूद रहे। मोदी ने इस दौरान डॉक्टर टेड्रोस को एक नया नाम भी दिया, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने मजाकिया लहजे में कहा कि डब्ल्यूएचओ के डायरेक्टर डॉक्टर टेड्रोस मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। बता रहे थे कि उन्हें भारत के टीचर ने पढ़ाया। आज डॉक्टर टेड्रोस कह रहे थे कि मैं पक्का गुजराती हो गया हूँ, मेरा कोई गुजराती नाम रख दो। आज से मैं अपने दोस्त का नाम तुलसी भाई रखता हूँ। मजाक से तर मोदी ने अपने संबोधन में आयुष के क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन के तरीकों पर जोर देने की बात कही। साथ ही 22,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया गया। ये थी सुर्खियां। अब चलते हैं बड़ी खबर की तरफ। जोसेफ सिरिल बैमफोर्ड, 3 शब्दों का नाम, शॉर्ट में कहेंगे तो जेसीबी हो जाएगा। ब्रिटेन के बड़े व्यापारी थे। 1945 में एक कंपनी बनाई
खेती किसानी से जुड़ी हैवी मशीनें बनाने के लिए हाइड्रोलिक ट्रेलर बनाया, रोस्टर बनाया। फिर आया साल 1953, नए आविष्कार के तौर पर बनकर तैयार हुआ बैकहो लोडर, वही जो आज जेसीबी है यानी बुलडोजर। जब ये मशीन बनी होगी तब शायद ही किसी ने कल्पना की होगी कि हिंदुस्तान में इसका प्रयोग त्वरित न्याय या कथित न्याय का परिचायक बन जाएगा। एक न्याय अदालत के जरिए होता है, दूसरा ये न्याय जिसमें न्याय हो ना हो लेकिन न्याय होते दिखता खूब है कई लोगों को। तारीख 16 अप्रैल, हनुमान जयंती की शोभा यात्रा, हिंसा हुई, पत्थरबाजी हुई, गोली चली, गिरफ्तारियां भी हुई। फिर बारी आई बुलडोजर की। यूपी का बुलडोजर मॉडल एमपी के खरगोन और गुजरात के खंबात से होता हुआ पहली दफा दिल्ली पहुंचा। उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने एक आदेश निकाला। बताया गया कि जहांगीरपुरी में कुशल सिनेमा चौक के पास सी ब्लॉक में अतिक्रमण को हटाया जाएगा। ये वही इलाका है जहां पर दंगा हुआ था। आज की कार्रवाई के लिए बाकायदा लिखित में 400 पुलिस बल की मांग की गई। हिंसा के बाद पैरामिलिट्री फोर्स वहां पहले से ही मौजूद थी, तो तय वक्त पर यानी आज सुबह 9:30 बजे पुलिस के सायरन सी ब्लॉक की सकरी गलियों को भेदने लगे। बूटों की धमक ने तस्दीक दी कि कोई अनहोनी अब नहीं होने देंगे। घरों की खिड़कियों से झांकती आंखें आशंका और डर की कहानी कह रही थी। मीडिया का भी बड़ा जमावड़ा था। कैमरे बुलडोजर को तलाश रहे थे। घड़ी 10 बजने को थी कि पहला बुलडोजर आया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। 3 बुलडोजर के साथ कार्रवाई शुरू हुई। एमसीडी अधिकारियों की मौजूदगी में सड़क किनारे मौजूद रेहड़ी पटरी खोखे तोड़े जाने लगे। यहाँ ये बात बिल्कुल साफ कर दें, जैसा कल से माहौल बनाया गया था कि आरोपियों के घरों पर कार्रवाई होगी, वैसा कुछ नहीं हुआ। किसी का घर नहीं गिराया गया, पर हाँ, घर या दुकान के वो हिस्से जरूर गिराए गए जो सड़क को इनक्रोच कर रहे थे अतिक्रमण। मौके पर कईयों ने सवाल किया कि बिना नोटिस के ये क्यों हो रहा है। जवाब मिला, किसी मकान को तोड़ना और पब्लिक लैंड से अतिक्रमण को हटाना दो अलग अलग बातें हैं। सड़क या पब्लिक लैंड के ऊपर होने वाले टेम्परेरी एनक्रोचमेंट की कार्रवाई पर धारा 321, 323 और 325 डीएमसी एक्ट के तहत कार्रवाई होती है, जिसमें पहले से नोटिस की जरूरत नहीं है। केवल पुलिस को अग्रिम सूचना दी जाती है ताकि फोर्स की उपस्थिति में इलीगल एनक्रोचमेंट को हटाया जा सके। इसे हटाने के लिए पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव और RWA की तरफ से दी जाने वाली शिकायत ही काफ़ी होती है। यानी सब कुछ विधि अनुसार चल रहा था। बुलडोजर का पीला पंजा सबसे पहले चौक के दाईं ओर मौजूद दुकानों की ओर बढ़ा। जिनकी दुकानें थी उन्होंने पुलिस से जिरह भी की, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। दुकानें ध्वस्त हुई तो फिर मार्मिक तस्वीरें भी आने लगी। एक बच्चे की तस्वीर सुबह से बहुत वायरल है। वो ज़मीन पर बैठकर दुकान का बिखरा सामान और चिल्लर बटोर रहा था। बच्चे का नाम आसिफ। लल्लन टॉप की टीम मौके पर मौजूद थी। हमारे साथी अभिनव ने आसिफ से बात की, सुनिए उसने क्या कहा। क्या नाम है आपका? क्या बताया आपने नाम? आसिफ। क्या करते हो आसिफ? मैं स्कूल जाता हूँ और घर का काम करता हूँ। ये सारा सामान आप क्यों इकट्ठा कर रहे हो? ये हमारा इससे चलता है। क्या चलता है? दुकानदारी, घर। महज 20 सेकंड की बातचीत में बेबसी और समझदारी दोनों थी। 7-8 साल का एक बच्चा जिसके पिता की दुकान टूटी, वो बेबस ही सही पर समझदार इतना कि बचे हुए सामान को बटोर नुकसान को कम करने की कोशिश कर रहा था। हमने कहानी को और करीने से समझना चाहा तो हमारे रिपोर्टर मिले आसिफ के माता पिता से। फिर जो बात पता चली वो हैरान करने वाली थी, सुनिए। ये कागज ये रेडी पटरी वाले को बना के दिए थे, तो कह रहे थे क्योंकि ऐसे कमेटी वाले आते थे ना, तो रेडी पटरी वाले को परेशान करते थे। दुकान तो बहुत दिन से है, ये जाके 1 साल हुआ होगा, 1-1.5 साल हुआ बना के दिया। 2021 13 नवंबर 2021 को तब बना के दिया, बोले ये कागज रखो, कोई परेशान नहीं करेंगे, तोड़ेंगे नहीं, कुछ नहीं करेंगे। तो उन्होंने दुकान के आगे चिपका के रखना, तो ये चिपका हुआ था। तो इसमें दुकान में नाम लिखा है अकबर। हस्बैंड का है। ये कौन है? अकबर कौन है? मेरा हस्बैंड है। आपके हस्बैंड है। इनकी फूड स्नैक्स और गैस सिलेंडर फायर मतलब गैस सिलेंडर चाय वाय की दुकान थी। ये बीच में जब ये सर्टिफिकेट दे रहे थे ना, ये कह रहा है ये आपकी दुकान की लाइसेंस होगा, आपको कोई नहीं हटा सकता। अच्छा। आपको एमसीडी भी हटा नहीं सकता। अच्छा। इसलिए हम लोगों को बोला गया, हम लोगों ने ये बनाए थे, बना के दुकान के अंदर चिपका के रखे थे। तो क्या आप इसीलिए निश्चिंत थे कि ये कागज लगा है तो हमारे पे कार्रवाई नहीं होगी? ये कागज बनते ही मेरा 70-80 हज़ार का नुकसान हुआ है। वरना मैं तो छोटा सा मेरे रेडी था, मैं फ्रिज व्रिज मेरा टूटता नहीं, ये फ्रिज व्रिज लगा हुआ था। ये देखो जी, ये क्या है? ये चालान का कागज दिया गया था हम लोगों को। ये कौन से ईयर का? ये 12/5/2006 का है। यानी आपकी दुकान उतनी पुरानी है? जी पुरानी। यहीं पे थी खोखे? पटरी की दुकान थी मेरी। रेडी पटरी की दुकान। और देख के ही तो वो
कागज बना दिया। वो कागज बना के दिया था। अच्छा, ये 2006 से आपकी एक खोखे की दुकान छोटी सी सामान्य सी थी, फिर आपने उसको कागज बनवाया। जब वो मिला ना, हाँ। तब जाके मैं दुकान के अंदर फ्रिज लगाया। अच्छा, उससे पहले फ्रिज नहीं था। अच्छा, तो फ्रिज जो है उसमें फ्रिज तो टूट गया आपका? फ्रिज 2 ही फ्रिज तोड़ के ले गए वो। बुलडोजर के सामने लेट जाऊंगी, पहले हमें सबको मारो फिर घर तोड़ना, देखना। घर तो तोड़ने में पहले बुलडोजर के पास से मैं हिलूंगी भी नहीं, क्योंकि घर तोड़ देंगे तो मैं कहाँ जाऊँ। मैं तो चलो हम बदमे बच्चों को लेके मैंने बच्चे सब बच्चे के खातिर कुछ ना कुछ कर रहे हैं। मेरे बच्चे का सब मेरे साथ ही रहते हैं। अकबर के नाम पर 13 नवंबर 2021 को उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने वेंडिंग सर्टिफिकेट जारी किया था। ये वेंडिंग सर्टिफिकेट उन रेहड़ी पटरी वालों को दिया जाता है, वेंडर सर्टिफिकेट, जिनको भविष्य में स्थायी जगह दी जाती है। रहीमा और अकबर के परिवार को लगा कि ये सर्टिफिकेट दुकान पर चस्पा है तो कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन एमसीडी के बुलडोजर ने उसी दुकान को गिरा दिया जिसे पहले सर्टिफिकेट दिया गया था। इनके छोटे से घर में सामान बहुत नहीं था, लेकिन गरीबी हर तरफ थी। एक गुल्लक दिखाते हुए रहीमा ने ऑफ कैमरा कहा, इसमें हम पैसे जमा कर रहे थे ईद पर बच्चों के कपड़ों के लिए। रूंधे गले से बोली, अब त्योहार कैसे मनाएंगे। हमने सर्टिफिकेट वाली दुकान तोड़े जाने पर एमसीडी का भी पक्ष जाना। उत्तरी दिल्ली के मेयर राजा इकबाल सिंह से फोन पर बात की, सुनिए वो क्या बोले। एक मंदिर के पास हेलो, हाँ जी सर इकबाल जी से बात हुई? आ जाइए आप, आ जाइए सर। बस अब तो हम निकल गए, बस हमको एक जानकारी चाहिए थी। ये जो आप वेंडर सर्टिफिकेट इशू करते हैं, इसका क्या मतलब होता है? कौन सा वेंडर सर्टिफिकेट? कौन सा सर्टिफिकेट? वेंडर सर्टिफिकेट जो खोखे वालों को मिलता है। हाँ, उसका क्या मतलब होता है? क्यों, उसका इससे क्या मतलब है? नहीं, उसमें एक दुकान थी, वो टूटी है, तो वो कह रहे हैं हमारे पास वेंडर सर्टिफिकेट था, फिर भी तोड़ दिए। कोई नहीं, उसको मैं चेक कर लेता हूँ। अच्छा सर, एक सवाल और था कि कोर्ट का ऑर्डर 10:30 बजे आ गया, तो मैंने आपसे पूछा भी था कि कार्रवाई आप रोक देंगे। अब उसी समय हमने कार्रवाई रोक दी थी यार, 12 बजे तक कार्रवाई चलती रही। नहीं, जैसे ऐसा ना, जैसे ही हमारे पास कोर्ट का ऑर्डर है उसी समय उसको रोक दिया गया। नहीं सर, कोर्ट का ऑर्डर तो 10:30 बजे आ गया, तो मैंने आपसे पूछा भी, तो आपने कहा कि हाँ आप अधिकारियों से बात करके रोक देते हैं। आपने आपका बुलडोजर तो 12-12:15 बजे तक चलता रहा, फिर फाइनली जब वृंदा कराता आई और उसके बाद ऑर्डर दिखाया तब आपने रोका। नहीं देखो, ऐसा जैसे हमें ऑर्डर मिला उसी समय हमने उसको रोक दिया। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का हमने स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं और हम फॉलो करते रहेंगे। एक दुकान जो है पहले जो चौक पे तोड़ी गई, वो अकबर नाम की दुकान, अकबर नाम के वेंडर की थी। उसको वेंडर सर्टिफिकेट एमसीडी उत्तरी दिल्ली एमसीडी ने दे रखा है 13/11/2021 को, और वो एकदम फूट के उनका परिवार रो रहा था कि हमको तो सब कागज था, उसके बावजूद हमारा दुकान तोड़ दिया गया था। एक बार मैं चेक करवा लेता हूँ। मेयर कहते हैं कि उनके संज्ञान में ये मामला नहीं है, वो चेक करके बताएंगे, लेकिन तात्कालिक सत्य ये है कि एक परिवार पर रोजी रोटी का संकट हो गया। एक और बात है, अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर जब चला तो उसने जाति धर्म नहीं देखा। रहीमा की दुकान टूटी तो रमन झा की पान की गुमटी भी नहीं बची। गुप्ता जी की जूस की दुकान के बाहर के हिस्से को भी तोड़ा गया, क्योंकि एमसीडी के अनुसार यह अतिक्रमण के दायरे में था। सुनिए रमन झा ने क्या कहा। भी कमेटी आती थी, हम लोग दायां बायां कर लेते थे, वो सूचना मिल जाती थी। आज सुबह से मैंने 3 बार हटाने की कोशिश किया। मीडिया की गाड़ी आगे खड़ी थी, पुलिस वाले की गाड़ी खड़ी थी। हमने 3-4 बार बोला कि भाई साहब हटा लें, बोला रहने दो, ऐसी कोई बात नहीं, इस रूट की आज नहीं है, इस रूट की है। और आते ही पहले, सबसे पहले हमारे ही आप गच्चा खा गए? मेरे सामने में ही तोड़ा गया है, आते ही पहले उसी पे। कितने नुकसान हो? दुकान समेत कम से कम 50-55 हज़ार। जिन पर कार्रवाई हुई, हर किसी की कमोबेश एक जैसी कहानी। इधर कार्रवाई चल रही थी तो उधर सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई चल रही थी। जमीयत उलेमाए हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अशरफ मदनी ने 18 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। बुलडोजर के जरिए मुस्लिमों को निशाने पर लेने का आरोप लगाया था। साथ ही याचिका में मांग की गई थी कि कोर्ट ये आदेश दे कि किसी के घर या दुकान को तभी गिराया जाए जब अदालत की अनुमति हो। उसी पर आज सुबह सुनवाई हुई और जहांगीरपुरी में हो रही कार्रवाई का जिक्र भी आया। 11 बजे के करीब कोर्ट ने आदेश दिया कि जहांगीरपुरी में यथास्थिति बनाई रखी जाए। किसी भी तरह की कार्रवाई पर स्टे लगा दिया गया। हमारे साथी रिपोर्टर अभिनव ने वहां मौजूद मेयर इकबाल सिंह से इसको लेकर सवाल भी किया।
क्या कोर्ट के आदेश के बाद कार्रवाई रोकी जाएगी? जवाब मिला, अधिकारियों से बातचीत कर कार्रवाई रोक देंगे। करीब 11 बजे के आदेश के बावजूद लगभग 12:15 बजे तक कार्रवाई चलती रही। फिर बुलडोजर उस मस्जिद पर पहुंच गया जहां हनुमान जयंती के दिन विवाद हुआ था। एमसीडी ने मस्जिद के बाहर के गेट को अतिक्रमण के दायरे में पाया। शोर शराबे के बीच मस्जिद के गेट को तोड़ दिया गया। उसके आगे की दुकानों के बाहरी टीन शेड को भी गिराया गया। आखिर में बुलडोजर उसी कतार में मौजूद काली मंदिर पर भी पहुंचा। ललन टॉप टीम की ग्राउंड रिपोर्ट से समझिए मौके पर क्या हुआ। अतिक्रमण पर कार्रवाई करते हुए एमसीडी ने वहां से दुकानों को गिराना शुरू किया और बीच के अतिक्रमण को, जिसको माना गया कि अतिक्रमण के दायरे में है, उसको तोड़ा गया। और फिर ये मस्जिद के गेट को भी अतिक्रमण के दायरे में माना एमसीडी ने और इस पर कार्रवाई करते हुए इसको गिरा दिया गया। ये गेट है मस्जिद का जहां पर एमसीडी का बुलडोज़र चला हुआ है। अभी ये मस्जिद का स्टील का गेट है। उस दिन कई वीडियो में इसको देखा गया था, कई फुटेज में ये सामने आया था, जिसमें यहाँ पे आसपास पत्थर देखे गए थे और इसके आसपास भी कुछ कार्रवाई हुई है। यहाँ पर बगल में पंकज मेरे साथी दिखाएंगे, ये कबाड़ या पुराने चीज़ों का सामान है, उसको गिरा दिया गया है। थोड़ा सा भीड़ इकट्ठा हो रही है, लोगों को जैसे जैसे पता लग रहा है कि ऐसी कार्रवाई हुई। यहाँ पे एमसीडी का बुलडोज़र चला है। उसके आगे फिर जो है इधर भी एमसीडी ने जो दुकानें थी जिन्होंने आगे बढ़कर चीज़ों को बनाया था उसको बुलडोज किया। आप देख सकते हैं कि यहाँ ये एरिया है, इसको इंक्रोचमेंट खंभे के इन घरों के आगे का जो भी एरिया था, जो भी इन दुकानों के आगे का एरिया था, उनको गिराया गया, उन पर कार्रवाई की गई, उनको इंक्रोचमेंट एमसीडी की तरफ से माना गया। मंदिर के पहले जितने भी थे और मस्जिद के बीच तक में कार्रवाई हुई है और कुशल चौक पे भी कार्रवाई हुई। वहाँ पे भी काफ़ी इस तरह के जो अतिक्रमण वाली दुकानें थी या इस तरह के टीन शेड थे, उनको गिराया गया है। जब मंदिर तोड़ने की बात हुई, मंदिर की, फिर हम मुसलमान हैं, फिर भी हम लोगों ने मंदिर को ही रोका तोड़ने से कि जो टूट गया सो टूट गया। लेकिन अब ये किसी का धर्म है, कुछ है, इसे मत तोड़ो। क्या मंदिर को तोड़ने की बात? हाँ जी, मंदिर तोड़ रहे थे, हमने रोका। हमारी दुकान टूटने के बाद हमने बोला किसी के धर्म स्थल को मत तोड़ो। आपने मस्जिद तोड़ दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो टूट गया सो टूट गया। उधर से तोड़ते हुए ला रहे सारे। वो जेसीबी लेके मंदिर की तरफ आ रहे थे। पहले बाइक हटा रहे, बाइक खड़ी थी तो बाइक हटाओ। मैंने सर ये बाइक किस लिए हटेगी? कह रहे मंदिर टूटेगा। मैंने किस लिए टूटेगा, क्या वजह है? ये भी खड़ा था मेरा भाई मेरे साथ। अगले की मस्जिद टूटी है, बुलडोज चला है, लेकिन अगला फिर भी मंदिर के लिए खड़ा है मेरे साथ। हम उस टाइम बाद में आए ना, हमारे पे कार्रवाई नहीं हो जाएगी? किसी को भी कुछ भी दे रहे हैं, NSR का वो दे रहे हैं, सीधा मुकदमा की बात होती है। कार्रवाई हुई है और जैसा कि चश्मदीद बता रहे थे कि मस्जिद के गेट को बुलडोज़ किया गया अतिक्रमण के दायरे में मानते हुए। उसके आगे की दुकानों को बुलडोज़ किया गया अतिक्रमण के दायरे में मानते हुए। फिर चश्मदीद के ये कह रहे थे कि मंदिर के इस हिस्से को भी अतिक्रमण के दायरे में माना गया कि इसको जो है इस पर कार्रवाई होगी। लेकिन यहाँ के लोगों ने इसको रोका कि नहीं, मंदिर पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए और मंदिर के हिस्से को बुलडोज नहीं किया जाना चाहिए। और फाइनली मंदिर के हिस्से को कुछ नहीं किया गया है। चश्मदीदों के मुताबिक स्थानीय लोगों ने विरोध किया। विरोध करने वालों में हिंदू और मुस्लिम दोनों थे। विरोध तो हर जगह हुआ था। यहाँ बुलडोजर इसलिए रुका क्योंकि CPIM की नेता वृंदा करात कोर्ट का ऑर्डर लेकर मंदिर के सामने बुलडोजर के सामने खड़ी हो गई। यह भी संभव था कि अगर मिनट 2 मिनट की देरी होती तो अतिक्रमण के दायरे में मंदिर के बाहरी हिस्से को भी तोड़ दिया जाता। लेकिन वृंदा करात के पहुंचने के बाद भीड़ बढ़ गई। पुलिस के बड़े अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। बुलडोजर शांत हो गया, मंदिर की दीवार बच गई। इसके बाद सोशल मीडिया पर तर्क वितर्क और कुतर्क शुरू हुए। आखिर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हो जाने के 1 घंटे बाद भी कार्रवाई क्यों होती रही? अगर पहले ही रोक दी गई होती तो मस्जिद का गेट भी बच जाता। ये सब बातें लिखी गई। इसका जवाब कागजी पचड़े के रूप में भी मिला। इंडिया टुडे ग्रुप के लिए सुप्रीम कोर्ट कवर करने वाले संवाददाता संजय शर्मा इसकी बारीकी को समझा रहे हैं। सुनिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे लगाया और ये कहा कि गुरुवार यानी कल इस मामले की सुनवाई होगी। अगले दिन सुनवाई तय हो गई, मामले पर स्टे लगा दिया गया, लेकिन उधर बुलडोजर चलता रहा। 11 बजे करीब कोर्ट का ये ऑर्डर आता है, 11:05 पर, और लगभग 12:15 बजे तक
अधिकारी ये कहते रहते हैं कि उनके पास कोर्ट का ऑर्डर नहीं आया, लिहाजा वो अपनी कार्रवाई जारी रखेंगे। उनके पास कोर्ट के ऑर्डर की कोई जानकारी नहीं है। 12:16 पर चीफ जस्टिस के सामने सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे एक बार फिर हाजिर होते हैं, ये मेंशनिंग करते हुए कि माय लॉर्ड, वहां पर कार्रवाई लगातार जारी है, आपके आदेश को 1.25 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन प्राधिकरण और अधिकारियों का यह कहना है कि जब तक उनके पास कोर्ट का ऑर्डर नहीं आएगा वो इस मामले में कुछ भी सुनने को तैयार नहीं। चीफ जस्टिस ने उसी समय कोर्ट के स्टाफ को यह बताया कि नंबर नोट करके अभी के अभी ऑर्डर की हुक्म की तामील के लिए संबंधित प्राधिकरण को सूचित किया जाए। दुष्यंत दवे जी ने ऑर्डर नंबर नोट कराए सारे अधिकारियों के, प्राधिकरण के, और उन नंबर नोट करने के बाद उन्हें तुरंत फोन से सूचित किया गया कि कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का यह ऑर्डर है, लिहाजा अविलंब कार्रवाई स्थगित कर दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि अब यथास्थिति बहाल रखी जाए, गुरुवार को इस मामले की सुनवाई होगी। मतलब यह कि कोर्ट का ऑर्डर तो हो गया था, लेकिन मौके पर मौजूद अधिकारियों तक आदेश की कॉपी नहीं पहुंची थी। कानून कागजों पर काम करता है, तो जब तक कागज नहीं मिला कार्रवाई होती रही। हम क्या कहते हैं, पब्लिक प्लेस पर अतिक्रमण पर कार्रवाई हमेशा होनी चाहिए। जो भी निर्माण सड़क या सार्वजनिक स्थान को घेरता है उसे गिराया ही जाना चाहिए। मंदिर या मस्जिद भी इससे बाहर नहीं है, घर हो या दुकान, कोई भी। लेकिन बात कार्रवाई के वक्त ये हो रही है कि एमसीडी को ये नहीं पता था कि जहांगीरपुरी में इतना अतिक्रमण है, और उससे भी बड़ा सवाल, जब ये अतिक्रमण हो रहा था तब म्यूनिसिपैलिटी के अधिकारी क्या कर रहे थे। ये बात सिर्फ एक दिल्ली की नहीं है, हर जगह की है। जब ये अतिक्रमण हो रहे होते हैं झुग्गियों की शक्ल में या किसी भी दूसरी शक्ल में, तब इल्जाम लगता है कि यही सारे अधिकारी किसी भी ढंग से साम दाम दंड भेद ये सुविधाएं मुहैया कराते हैं। और जब राजनीतिक दबाव होता है अलग अलग वजहों से, यहां पर भी राजनीतिक वजह नजर आ रही है, तब इस तरह की कार्रवाई होती है। कई दफा आपने देखा होगा कोई इमारत गिर जाती है, तब एमसीडी कहता है ये तो अवैध थी। किसी फैक्ट्री में आग लग जाती है, तब एमसीडी को पता चलता है कि फायर की एनओसी तो थी नहीं। इस बार भी हिंसा के बाद पता चला कि यहां अतिक्रमण है। ऐसे वक्त में हुई कार्रवाई को कई लोगों ने बदले की भावना से हुई कार्रवाई की संज्ञा दी। सुनिए इस मुद्दे पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं क्या आई। जो कुछ भी हो चुका है, ये तुर्कमान गेट 2022 है, और ये विजिलेंटी जस्टिस की मिसाल बीजेपी और आप पार्टी पेश कर रही है। नया जुरिस्प्रूडेंस निकल चुका है, बुलडोजर जुरिस्प्रूडेंस। अगर वो इलीगल अनऑथराइज्ड बनाए गए तो 7 साल से बीजेपी की सरकार क्यों सो रही थी? आपको कोई अख्तियार नहीं है, आपने एक कम्युनिटी को टारगेट करके उनकी दुकानों को और उनके घर को आपने नुकसान पहुंचाया। अदालतों का एक बहुत बड़ा योगदान रहता है देश में कानून व्यवस्था स्थापित करने। यह जो बुलडोजर पूरे देश के अलग अलग राज्यों में चलाए जा रहे थे, ये अदालतों के अस्तित्व पे एक सवालिया निशान सरकारें लगा रही थी। अदालतों के लिए ही आवश्यक था कि इसमें हस्तक्षेप करते और कानून व्यवस्था को पुनर्स्थापित करते। ओवैसी टाइप के लोग जो कहते हैं कि उस गली में क्यों गए, क्या उन्होंने देश को बांट दिया कि ये हिंदू की गली है, ये मुसलमान की गली है? अगर ये मानसिकता बता करके वो विभेद पैदा करना चाहते हैं, कान खोल करके सुन लें। आपको जिनको जाना था पाकिस्तान वो चले गए, जिनको रहना था उसमें हमें अपनी धार्मिक संस्कृति पूर्ण रूपेण से हम स्वतंत्र हैं। अगर भारत में रामनवमी जुलूस, हनुमान जयंती ये नहीं मनेगा, नहीं जुलूस निकलेगा, तो क्या ये बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान या अन्य देशों में होगा? ओवैसी के आरोपों से तर दिल्ली की भी अपनी राजनीति है। आज जब बुलडोजर चला तो लेफ्ट फ्रंट से एकमात्र नेता वृंदा करात पहुंची। रात में असदुद्दीन ओवैसी भी जहांगीरपुरी पहुंचे, लेकिन सत्ताधारी आम आदमी पार्टी का कोई भी नेता नहीं गया। बड़ा सोशल मीडिया पर कई लोगों ने लिखना भी शुरू कर दिया कि दिल्ली में शांति के अलावा सीएम केजरीवाल भी गायब हैं। तनवीर अहमद ने लिखा, केजरीवाल सरकार का होना न होना कोई फर्क नहीं पड़ता। नरेंद्र वाल्मीकि ने लिखा, इतना सब कुछ होते हुए भी केजरीवाल खामोश हैं, ये दुख का विषय है। और आकाश ने लिखा
क्योंकि केजरीवाल को पता है कि मुसलमान उन्हीं को वोट करेंगे, इसलिए थोड़ी बहुत कीमत तो चुकानी होगी। कई और लोगों की तरफ से दिल्ली दंगे, सीए एनआरसी के वक्त सीएम केजरीवाल की चुप्पी को लेकर सवाल किया गया। निशाने पर आम आदमी पार्टी ने भी कोशिश की लेने की बीजेपी और कांग्रेस को। बांग्लादेशी और रोहिंग्या को बसाने के आरोप लगाए गए। इसके जवाब पर और आज की घटना पर सीएम केजरीवाल तो कुछ नहीं बोले, लेकिन डिप्टी सीएम सिसोदिया और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने बयान दिया। सुनिए। पिछले 8 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने जगह जगह पूरे देश में सबसे ज्यादा तादाद में बांग्लादेशी और रोहिंग्यास को बसाया है। इसलिए बसाया है भाजपा ने कि उनका इस्तेमाल कर कर दंगे कराए जाएं। अगर आपको यह जानना है कि भाजपा अगला दंगा कहां प्लान करने जा रही है, किस स्तर का प्लान करने जा रही है, तो आप भाजपा को बोलें कि कहां कहां इन्होंने बांग्लादेशी और रोहिंग्यास को बसाया है, उसकी सूची दे दें। भाजपा वो सूची आपको देगी तो आपको पता लग जाएगा कि भाजपा ने कहां कहां दंगे प्लान करे हुए हैं। मैं भाजपा से पूछना चाहता हूं कि भाजपा बताए कि कहां कहां उन्होंने बांग्लादेशी और रोहिंग्या को बसाया है भारत देश में। उसी से आपको साबित हो जाएगा, पता लग जाएगा कि इनकी अगली प्लानिंग क्या है। राघव ने उल्टे बीजेपी पर ही रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को बसाने का आरोप लगा दिया। अब सवाल यह है कि क्या वाकई जहांगीरपुरी के जिन लोगों को बांग्लादेशी बताया जा रहा है वो हैं बांग्लादेशी या नहीं। पिछले तमाम चुनाव में वोटिंग करने वाले लोग क्या भारत के नागरिक नहीं हैं? हमारे साथी अभिनव ने ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान उनसे भी बात की। सुनिए। आम आदमी पार्टी, केजरीवाल की पार्टी के यहाँ पे विधायक हैं और बीजेपी के यहाँ सांसद हैं, तो दोनों ही पार्टियों या किसी की तरफ से कोई आया हो कि नहीं अब शांत रहो? कोई भी नहीं आया, गली में ही नहीं दिख रहे हो। कोई संदेश आया? कोई भी नहीं, कुछ संदेश नहीं आया। वोट भी नहीं देंगे हम। अभी आज वो हाथ उठा रहे ना, कल हम उठाएंगे। हम वोट ही नहीं देंगे। किसको? केजरीवाल को, किसी को भी नहीं देंगे। वोट नहीं देंगे। देते तो आम आदमी पार्टी को, उसको भी नहीं देंगे हम। जब हमारा कोई सुनवाई नहीं, कुछ बोल नहीं रहे हमारे बारे में, तो हम क्यों दे वोट? महिला गुस्से में कहती हैं कि केजरीवाल को वोट नहीं दूंगी, जब वोट देते थे तब हम बांग्लादेशी नहीं थे, अब हो गए। ये गुस्सा इसलिए है क्योंकि ये इलाका बादली विधानसभा में पड़ता है। पिछली 2 बार से यहाँ से आम आदमी पार्टी के अजयेश यादव विधायक हैं। हिंसा के बाद शांति की अपील करने के लिए भी जब कोई सत्ताधारी दल का बड़ा नेता नहीं पहुंचा तो उसने नाराजगी को जन्म दिया। हमने राजनीति की बात आपके सामने रखी, आज हुई कार्रवाई की कहानी भी आपको तफसील से बता दी। इन सब के बीच सवाल ये है कि हम कैसा भारत चाहते हैं। क्या हम इस तरह से हिंसा में शामिल भारत चाहते हैं? क्या इस तरह से विवादों में उलझे रहना चाहते हैं? सांप्रदायिकता में सिमट जाना चाहते हैं? नहीं, हमारी ख्वाहिशें इससे कहीं बेहतर हैं। हम चाहते हैं कि सद्भाव बना रहे, भाईचारा कायम रहे, विकास और आर्थिक तरक्की की बात हो। जिस जहांगीरपुरी में हिंसा हुई, अंत में हम आपको उसी इलाके के 2 दोस्तों अंशु और शोएब के हवाले छोड़ जाते हैं। इनकी बातें ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। शुक्रिया, शुभ रात्रि। ये पहली बार ही देख रहा हूँ सर, और जहांगीरपुरी में सारे हिंदू मुसलमान सारे भाई भाई है एक ही साथ, और जिंदगी में पहली बार ऐसा दंगा हुआ है और ये काम हुआ है ऐसा। अरे 10 साल से तो हम 15 साल से तो हमारी दोस्ती है। मैं हिंदू या मोमडन है, हम भाई की तरह रहते हैं हम दोनों। कोई भी मदद होती है, मेरे को कोई दिक्कत होती है तो ये खड़ा होता है, इसको कोई दिक्कत होती है तो मैं खड़ा होता हूँ। हम दोनों साथ ही रहते हैं हमेशा। क्या नाम है आपका? अंशु नाम है मेरा। भाई का नाम सोहेब है मेरे भाई का। हम दोनों साथ ही रहते हैं, कहीं भी कोई भी दिक्कत होती है हम दोनों एक दूसरे की हेल्प में रहते हैं। मेरे को पता होता मस्जिद तोड़ रहा मैं तो वहाँ भी खड़ा होता लाइव, मैं वहाँ भी खड़ा होता। मस्जिद को भी नहीं तोड़ने देता, मैं अकेले निपट लेता। मैं अकेला ही, मुझे जरूरत नहीं है किसी की, मैं अकेले निपट लेगा। मुझे, मैं आया हूँ लेट, नहीं मस्जिद पे भी बुलडोजर नहीं चलने देता मैं। बहुत गलत हुआ है ये यार। हम भाई की तरह रहते हैं, आज तुम ऐसा कर रहे हो, कल को हम भाई बन के रह लेंगे। हमारे साथ तो ये भी होगा, ये मुझे दुश्मन समझेगा, मैं ऐसे दुश्मन समझूंगा। क्या रह जाएगा हमारा भाईबंदी में? कुछ भी नहीं रह पाएगा भाईबंदी हमारी। क्या करेंगे हम फिर? आज भाई की तरह रहते हैं, कोई भी बात होती है खड़े होते हैं मेरे साथ। अंशु चल रहे हैं, यहाँ चल रहे हैं, वहाँ चल रहे हैं, खा रहे हैं, यहीं घर में खाना पीना होता है हमारा। यहीं सोते थे हम, ऊपर कमरा हमारा ये रहा, यहीं सोते थे हम दोनों भाई साथ में। जब मम्मी पापा गाँव जाते थे इसके साथ रहते थे हमेशा। सारा ऐसा कर दिया है कि कुछ बोलने की हद ही नहीं है।